हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। आज हम फिर से कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं, जैसा कि हम रोज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड वेब के बारे में। ठीक है, फूड वेब के बारे में, और बेसिकली हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 71, क्लास 10 की डेट है 23 दिसंबर 2020। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फूड वेब के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होती है, एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, साथ में जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके बारे में। ये 4-5 टॉपिक है जो हमें आज पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड वेब की। टॉपिक को और वर्कशीट को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक करिएगा। साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और अगर पसंद आए और आपके आसपास दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है क्लास 10 की वर्कशीट्स की, तो उनके साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फूड वेब की। अ फूड वेब शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम हमने कल पढ़ा था, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम पढ़े थे। जैसे फॉरेस्ट पढ़ा था, जैसे हमने ओशंस पढ़े थे, हमने पॉन्ड पढ़े थे, हमने एक्वेरियम पढ़े थे। ये सारे हमने आर्टिफिशियल और मतलब जो नेचुरल इकोसिस्टम है, ये हम कल वाली वर्कशीट के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस इकोसिस्टम के अंदर, और हम आपको याद हो हमने फूड चेन भी पढ़ी थी। हमने तीन स्टेप वाली फूड चेन पढ़ी थी, हमने 4 स्टेप वाली फूड चेन पढ़ी थी, जिसमें 3 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर मतलब फूड के लिए, एनर्जी के लिए एक तरीके से डिपेंड है ना। तो वो हमने फूड चेन पढ़ी थी। अब देखिए, जो फूड चेन है ना, इस फूड चेन को अगर हम एक वाइड लेवल पर बात करें, एक बड़े लेवल पर अगर हम ले जाए, तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। अ फूड वेब शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो बताता है फूड वेब। एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड वन ऑर्गेनिज्म ईच अनदर। आपको पता है एनर्जी ट्रांसफर होती है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो उसकी एनर्जी उसके पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, या जो भी है यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये छोटा सा टिड्ढा जो है वो इसको खा रहा है, फिर ये जो चूहा है वो इसको खा रहा है, टिड्ढे को। अब देखिए, हमने जब कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था, केवल हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, मतलब इस तरीके से पढ़ा था कि पहले ग्रास आएगा, फिर कोई इंसेक्ट आएगा, फिर कोई एनिमल आएगा, फिर एक और आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ा था। लेकिन क्या ऐसा नेचर के अंदर होता है कि जो ग्रीन प्लांट है केवल उसको यही खाए? क्या जो इंसेक्ट है केवल उसको यही खाए? ऐसा नहीं हो सकता, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है ना। तो फूड वेब एक्चुअली जो नेचर में एग्जिस्ट होता है, दैट इज फूड वेब। हालांकि फूड वेब के अंदर फूड चेन तो चलती रहती है, लेकिन फूड वेब एक बड़ा, एक तरीके से बड़ा टर्म है जो कि नेचर में मिलता है। जैसे ये है, ये अगर हम यहाँ से शुरू करें, तो छोटा सा इंसेक्ट्स, ये ग्रास होपर इसको खा रहा है, ये जो रैट है ये इस ग्रास होपर को खा रहा है, इस रैट को जो कैट है वो खा रही है। ठीक है, इस रैट को लेकिन हॉक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकती है। ठीक है, और इस जो ग्रास होपर है इसको भी कैट खा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हैं चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, या आपके फंगी वगैरह हैं, ये भी मतलब ये फंगी जब मतलब डेड हो जाते हैं, ये फंगी इन पर डिपेंड रहते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं, तो जो कनेक्शन है वो, मतलब इंट्रैक्शन जो है, जो डिपेंडेंसी है, वो एक एनिमल की कई सारे एनिमल्स पर है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक एनिमल दूसरे को खाएगा तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पर। देखिए, आवर एनवायरनमेंट हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हम कल शुरू कर चुके हैं। फूड वेब, फूड वेब मतलब द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वारी ग्रेटली। जो लेंथ होती है और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है फूड चेन। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाई 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म द्वारा या तो खाया जाता है, या एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एनिमल्स को खा सकता है। विच इन टर्न्स आर ईटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब एक एनिमल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा को खा सकता है, और ये खुद जो है वो बहुत सारे एनिमल्स द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, तो एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन के बजाय द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड वेब। तो जो रिलेशनशिप है उसको हम इस तरीके से, मतलब बहुत सारे लाइन्स या ब्रांचिंग में दिखा सकते हैं, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे देखिए, ये
मेरे पास एक फूड वेब का डायग्राम है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया, बिकॉज हर एक फूड वेब जो है या फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है। मतलब प्रोड्यूसर जो है सबसे पहले ग्रीन प्लांट से ही शुरू होती है। अब ग्रास होपर है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को होप खा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रास होपर को केवल फ्रॉग ही खाएगा। देखिए अगर हम ये बात करें, अगर हम ऐसे बात करें, तो अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये फूड चेन है ना। लेकिन केवल फूड चेन ही एग्जिस्ट नहीं करती ना नेचर के अंदर। इस ग्रास होपर को फ्रॉग के बजाय रैट भी खा सकता है ना। तो इस रैट को पाइथन भी खा सकता है डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि यही खाए, हो सकता है वोल्फ खा ले, है ना। तो ऐसा हो सकता है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, अब वो और थोड़ा सा समझते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है, मान लीजिए उसको केवल ग्रास ऊपर ही नहीं खाएगा, इस फ्लावरिंग प्लांट को इसके ऊपर बटरफ्लाई फीड कर सकती है। बटरफ्लाई को फ्रॉग खा सकता है ना। बटरफ्लाई जो है उसको ड्रैगन फ्लाई खा सकती है ना। ड्रैगन फ्लाई को थ्रश खा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो फ्रॉग है उसको डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है। इसको डायरेक्ट अगर मतलब एक बटरफ्लाई ने इसके ऊपर फीड किया है तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रूट फ्लाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से कनेक्शन हो सकता है कि एक एनिमल को एक से ज़्यादा एनिमल खाए और एक एनिमल एक से ज़्यादा एनिमल को खाए। तो इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। और इस तरीके से अगर हम ब्रांचिंग स्टेट को दिखाते हैं, अगर हम ब्रांच कनेक्शन दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। आपको एक फूड चैन के 3-4 एग्जाम्पल अपने एग्जाम के लिए तैयार करके रखने हैं, और साथ में फूड वेब भी इंपॉर्टेंट है, फूड वेब के एग्जाम्पल्स भी आपको तैयार करके रखने हैं। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर हमें पढ़ना है कि ओजोन लेयर क्या होती है। सबसे पहली चीज ओजोन क्या होती है, ठीक है। ओजोन एक गैस है जो कि ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। जो ऑक्सीजन है, अगर उसमें आप एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो बनती है ओजोन, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन लेयर मतलब, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अभी हम देखेंगे इसको। प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन मतलब उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है, उसको बचाने का काम करती है। किस चीज से, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी, मतलब जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सन से निकलती है उनको एब्जॉर्ब करती है ये ओजोन लेयर, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बीइंग फ्रॉम मैनी हेल्दी हजार्ड लाइक स्किन। और जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर आती हैं यूवी रेज। अगर हमारे पास तक पहुंच जाए तो कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं वो कहीं, मतलब जो कैंसर है उसका एक रीज़न हो सकता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर और इन चीज़ों से हमें बचाती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर। जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे पास ओजोन लेयर है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ आपको पता है एनवायरमेंट होता है कुछ हाइट तक, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ है वहाँ पर एटमॉस्फेयर के बाद में मतलब स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर आपको पेपर में 1 नंबर में आता है कि जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, अलग अलग स्फीयर होते हैं अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर। तो आपको याद रखना है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब ये सन है, सन के रेडिएशंस है। ये ओजोन है, मतलब ये ओजोन की आपको ये सबसे बाहर वाली लेयर ओजोन की है। और ये ओजोन क्या करती है, इन लेयर्स को आपकी अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। देखिए अगर ये लेयर नहीं है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख पा रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर ये लेयर नहीं है, यहाँ पर ये लेयर खत्म हो रखी है। तो जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट आ रही है। और अगर ये वाली मतलब ओजोन लेयर है तो देखिए ये रेडिएशन यहीं पर रुक जा रहा है। तो जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन है वो क्या करती है, उसका मेन काम होता है जो यूवी रेडिएशन है उसको अर्थ तक नहीं आने देती। बात समझ आई, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या काम करती है मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे अपनी वर्कशीट में जो हम पढ़ रहे थे। एक सेकेंड, यस, ये फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो बनता कैसे है, मतलब ओजोन बनती कैसे है, ओजोन की जो लेयर है वो बनी कैसे। तो ओजोन बननी भी तो चाहिए। अब देखें, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेथ द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है जब उस पर यूवी रेडिएशन पड़ता है, ऑक्सीजन जैसे प्रेजेंट है एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जब उस पर यूवी रेडिएशन पड़ता है तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो O+O एटम में टूट जाता है, ठीक है। और जब ये O2 मॉलिक्यूल दोबारा से इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनती है, ओजोन बनती है। दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मोलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन, ठीक है। तो जो ये O2 होती है, जब इसको आप ऑक्सीजन का एक एटम दोगे तो क्या बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे डिप्लीशन ऑफ। तो आपको ओजोन लेयर की मतलब ज़रूरत समझ आ गई कि ओजोन लेयर है क्या, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ आ गया कि जो ओजोन लेयर है वो बनती कैसे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। जो ओजोन लेयर है उसका जो डिप्लीशन हो रहा है, जो खत्म हो रही है ओजोन लेयर, उसकी बात करते हैं। देखिए
द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC विच इज यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड AC। रेफ्रिजरेटर और AC के अंदर कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उनका एक्सेसिव जो यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरी धरती पर, है ना, तो वही जो है वही क्या करती है, वो एक सबसे बड़ा रीजन है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का, ओजोन लेयर के खराब होने का। तो अगर आप अपने घरों में AC में बैठे होते हैं ना, तो आपको बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन CFC का यूज़ होता है। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल में इस चीज़ को बोला गया है कि हर एक कंपनी CFC ना यूज़ करे, लेकिन फिर भी जो आपका AC और जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदार, बहुत बड़े एक तरीके से जिम्मेदार यही है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो हम रेस्पॉन्सिबल हैं भाई इस चीज़ के कि ओजोन लेयर हम ख़त्म करें। आप देख लीजिए आपके घरों में कितने AC हैं और क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबल है। देखिए ओजोन लेयर क्या करती है ये हमने पढ़ लिया। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब UV रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। UV क्या होता है, UV रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब पूरी एनर्जी का एक पार्ट होता है, एक एनर्जी का मतलब जो जो उससे रेडिएशन निकलती है उसका एक पार्ट होता है। एंड एक्सपोजर टू UV रेडिएशन कैन लीड टू स्किन कैंसर। और अगर एक्सपोजर हुआ अगर UV रेडिएशन डायरेक्ट धरती पर आनी शुरू हो जाए तो वो स्किन कैंसर को प्रमोट कर सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने ओजोन लेयर का डिप्लीशन पढ़ा, इफेक्ट्स। अब ओजोन लेयर के इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब अगर डिप्लीट होगा ओजोन लेयर तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। द ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर विल रिजल्ट मोर UV रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। अगर ओजोन लेयर टूट जाएगी, जैसे कि मैंने पिछले वाले देखिए, अगर इस वाले डायग्राम के अंदर जो मैंने दिखाया था, अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई है तो जो UV रेडिएशन है वो इजीली आ रहा है ना, वो अर्थ पर आराम से आ पा रहा है। ठीक है, अब देखिए दिस विल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, एयर क्वालिटी एक्सेट्रा। जो ये चीज़ है मतलब जो UV रेडिएशन है ये हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगी, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको अफेक्ट करेगी, सबको सबके लिए मतलब सबके लिए हार्मफुल होगी। ठीक है ना ओजोन लेयर, तो ये इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये इसके इफेक्ट हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, यस, हाउ टू आर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमने पढ़ लिया कि भाई ओजोन लेयर क्या है, हमने पढ़ लिया कि अच्छा उसका डिप्लीशन भी हो रहा है ना, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जो एनवायरनमेंट है उसमें हमारी एक्टिविटी किस तरीके से अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को खराब या सही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पढ़ना है। देखिए चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, जो एनवायरनमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो वो हमें अफेक्ट करता है, हमें फ़र्क पड़ता है। एंड आर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और हमारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को चेंज करती है। मतलब एनवायरनमेंट और हम, अगर हम ह्यूमन की बात करें, एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ खराब होंगी तो एनवायरनमेंट चेंज होगा, अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आनी शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो हमें फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन ये आई क्यों है, ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से आई हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से पॉल्यूशन बढ़ता है। डिफोरेस्टेशन हम बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों की इतनी कटिंग हो रही है, इतने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं अपने इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए, अपने मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए ह्यूमन काटता जा रहा है ना फॉरेस्ट को, और एफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन कहीं हो नहीं रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये ह्यूमन एक्टिविटी ये इनको मतलब पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाती हैं। वी आर लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंट प्रॉब्लम इन डिटेल, दैट इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। मैंने डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बता दिया आपको। ठीक है, इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमें डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ना है और हमें वेस्ट डिस्पोजल भी पढ़ना है कि जो कूड़ा कचरा है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, या जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, घरों का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो एक तो इस बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम ओजोन लेयर पढ़ने वाले हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक है इस वर्कशीट का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने क्या किया, सक्सीडेड इन फोर्सिंग एन एग्रीमेंट। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल UNEP का प्रोटोकॉल है, और उसमें क्या किया गया था कि जो आपके CFC हैं मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे उनको फ्रीज करने की कोशिश की गई थी कि
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वो यूज़ ना हो, मतलब फ्रीज में यूज़ ना हो, मतलब आपके एसीज वगैरह में यूज़ ना हो। तो ये एक प्रोटोकॉल था। इट इज़ नाउ मैंडेटरी, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, इस प्रोटोकॉल की वजह से नाउ इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैंडेटरी है टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स फॉर द वर्ल्ड। मतलब जो रेफ्रिजरेटर है वो CFC फ्री बने, मतलब उसमें CFC ना हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें ना हो। ये एक मैंडेटरी है इस क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, अदरवाइज पहले नहीं था। और इसी की वजह से क्या थी, बहुत ज़्यादा ओजोन की डिप्लीशन हो रही थी। तो अब ये मैंडेटरी है और बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़ भी होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, हमने सारा पढ़ लिया है और अब हम क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं अपने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से कौन से रेडिएशन आप मतलब एब्जॉर्ब करते हो, आपको पता है यूवी रेडिएशन। हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर कैसे बनती है, हमने पढ़ा था O2 मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर यूवी रेडिएशन आएंगे तो O प्लस O में टूटेगा, और O2 जो है वो दोबारा से जब O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा O3, और O3 को ही हम क्या बोलते हैं, ओजोन। तो पेपर के अंदर क्या आता है, ओजोन की अब से आ जाएगा, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, O2 O O3 O4, तो आपको O3 मार्क करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ओजोन है ना, जो ओजोन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, O2 प्लस O से होगी, या फिर O प्लस O से होगी, या फिर O2 प्लस O2 से होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, मतलब जो ओजोन लेयर है वो कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ये चीज़ याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1986 के अंदर, ये भी याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुआ क्या था, जो CFC था उनको बैन किया गया था कि CFC फ्री आप रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, हर एक कंपनी को ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता था ये हमने पढ़ लिया। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम, ओजोन क्या होती है और ये इकोसिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये हमने सारा पढ़ लिया है। ओजोन क्या है, ओजोन कैसे बनती है, ओजोन का काम क्या होता है, ठीक है ना, ओजोन लेयर हमारा किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है, ये मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होगी आज की वर्कशीट। और जैसे मैंने शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको पूरी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में एक चीज़ और मुझे आपको बोलनी है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जिसका रिवीजन करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, और जो भी चैप्टर आप चाहते हैं कि आपको समझना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी से बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।